खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास। कंपनी के लिए कंडक्टर्स और 2630 ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी। तहसील जड़ावाला में 132 केवीए के ग्रिड बनाने के लिए जमीन खरीदने की भी मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास हुआ है। कंपनी के लिए कंडक्टर्स और 2630 ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दी गई है। तहसील जड़ावाला में 132 केवीए का ग्रिड बनाने के लिए जमीन खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर। जी जफर डोगर, आगाह कीजिएगा। जी, फेस्को हेडक्वार्टर में आज एक अहम इजलास हुआ फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुरम मुख्तार की सदारत में मुनक़द हुआ। और इसमें कमिश्नर फैसलाबाद जो बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने शिरकत की। और कायम मकाम जो CEO फेस्को हैं एहसान इलाही, वो भी इस इजलास में शरीक थे। और इनके साथ साथ राना एहसान अफजल और डॉक्टर खुर्रम तारक, अब्दुल हमीद चौधरी और जावेद इकबाल ने भी बतौर डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शिरकत की। 15 किलोवाट के 630 ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे, जबकि 50 मेगावाट के 1400 ट्रांसफार्मर खरीदने की मंजूरी दी गई। और इस इजलास की एक अहम बात यह थी कि जो चंद रोज़ कबल हटाया गया फेस्को के जो CEO शफीकुल हसन थे, उनकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और मुतफ़िक़ा तौर पर उनकी खदमात को सराहा गया। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो 2 कंसल्टेंट हायर करने का जो फैसला था, उसको मुस्तरद कर दिया। ये आज के जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स था BOD, उसमें जो होने वाले फैसले हैं, उनमें जो अहम नुकात थे वो यही थे, जिसमें कंडक्टर्स की मंजूरी, ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी और इसके साथ साथ जड़मवाला में 132 KVA का ग्रिड बनाने के लिए ज़मीन की खरीदारी, ये अहम फैसले थे। जी, बहुत शुक्रिया जी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, FTA का गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एनफोर्समेंट टीमों ने 2 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफातर सील करके तामीरात को मिसमार कर दिया। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गोराया ने स्टाफ के हमरा गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। तर्जुमान FTA ने बताया कि चक 7 की अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीम गुलशन मोइन और नवाब ब्लॉक को गैर मंजूर शुदा होने पर दफातर सील करके काम से रोक दिया गया। गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार करके खबरदार किया कि बास न आने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराए जा सकते हैं। टीम ने मिल्लत टाउन में मुख्तलिफ तामीरात को चेक किया। दीवार करके यहां पर सड़क बंद करने का फौरी नोटिस लेकर दीवार को गिरा दिया गया। दूसरी जानिब पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद की जानिब से दफ्तरी औकात में खिलाफ वर्जी किए जाने का इंकशाफ और एहलकारों की ड्यूटी औकात के बाद आमद और वक्त से पहले ड्यूटी छोड़कर जाने के हवाले से एडिशनल IG पेट्रोलिंग को नोटिस। कंट्रोल रूम को रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी चेक करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। जबकि दूसरी जानिब पेट्रोलिंग पुलिस दफातर में तैनात एहलकारों की जानिब से दफ्तरी औकात की पाबंदी नहीं की जा रही। रिपोर्ट मौसूल होने पर एडिशनल IG पेट्रोलिंग ने सख्त नोटिस ले लिया है। कंट्रोल रूम को रोजाना की बुनियाद पर दफ्तरी अमले की हाजिरी चेक करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल IG का कहना था कि दफ्तरी अमला औकात की पाबंदी करेगा तो फील्ड स्टाफ की हाजिरी चेक की जा सकेगी। कोई भी एहलकार ताखीर से वक्त दफ्तर आए और ना ही वक्त खत्म होने से पहले दफ्तर छोड़े। एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस ने अमले को रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी रिपोर्ट भेजने की हिदायत की है। सरकार के वफाकी महकमों के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। सरकारी मुलाजमीन या इनके अहल खाना को बीमारी की सूरत में सर्जिकल अशिया मुफ्त फराहम की जाएंगी, जिसके लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत। जी उमैर अजमत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी महकमों के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन
یا ان کے اہل خانہ اگر کسی معذوری کا شکار ہیں تو اس حوالے سے ان کو وہ جو سرجیکل اشیاء ہیں وہ مفت فراہم کی جائیں گی، جس میں ویل چیئر ہے، ٹرائی سائیکل ہے، اگر کوئی شخص معذور ہے یا ملازم معذور ہے تو اس کے لیے بیساکھیاں فراہم کی جائیں گی، مصنوعی بازو، مصنوعی ٹانگ، مصنوعی ہاتھ اور آلائے سماعت، اس طرح مجموعی طور پر یہ 11 اشیاء ہیں جو کہ ملازمین کو فراہم کی جائیں گی اور یہ مفت فراہم کی جائیں گی، اور ایسے ملازمین اگر کوئی خود سرکاری ملازم یا اس کے اہل خانہ میں سے کوئی متاثر ہے تو وہ فیڈرل محکموں کے جو ویلفیئر آفیسر ہیں ان کو اپنی درخواست جمع کروائیں گے، اور پھر اس درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ان کو یہ اشیاء فراہم کی جا سکیں گی۔ اس حوالے سے پنجاب میں لاہور کی سطح پر ایک دفتر قائم کیا گیا ہے، جبکہ وفاقی سطح پر اسلام آباد میں بھی ایک اس حوالے سے سوشل ویلفیئر آفیسر کو تعینات کیا گیا ہے جس کے پاس درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی، جبکہ وفاقی محکموں کے حکام کے مطابق جو سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں یا بینکس ہیں یا پھر پاکستان پوسٹ اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، ان کے ملازمین کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، جبکہ دیگر جو محکموں کے ملازمین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عمیر عصمت، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد کی زیر صدارت LHVs اور LHS اور کمیونٹی مڈ وائف کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ دیہی علاقوں میں نارمل ڈیلیوری کے حوالے سے یہاں اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت سے متعلق رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیہی علاقوں کے مکینوں کو صحت کی بروقت سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو جو ہے وہ دفتر طلب کیا ہے اور ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک تو ماہانہ کارکردگی کو بہتر کریں، اور دوسری جو دیہی علاقوں کے مکین ہیں ان کو بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائے تھے۔ اس سوال سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا ہے اور ناقص کارکردگی پر ان کی سرزنش بھی کی ہے، اور ان کو یہ وہ ہدایات بھی کی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ بھی بہتر کریں اور علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں۔ تو اس وجہ سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد کا یہ کہنا ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ غذا اور غذائیت سے متعلق جو ہے وہ آگاہی مہم کو بھی تیز کیا جائے گا۔ چناب اور جہلم نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ تریمو ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,84,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں اضافے کا امکان ہے۔ تاہم موجودہ صورتحال کے باعث ضلع جنگ میں 60 دیہات زیر آب آ گئے، جن کا زمینی رابطہ شہروں سے منقطع ہو گیا ہے۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ زیر آب آنے والے علاقوں میں 18 ہزاری اور احمد پر سیال بھی شامل ہیں، جہاں کماد، دھان اور مکئی کی فصلیں کاشت کی گئی ہیں، جبکہ ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت چارہ بھی تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 3 روز سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ دوسری جانب سرگودا روڈ بھی زیر آب آ گیا ہے، جس سے جھنگ کا سرگودا سے رابطہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی دے وچوں کو جاگ رہے ہیں جی، کوئی کسی پاسوں کوئی کسی پاسوں، کوئی انتظام نہیں تھے، کوئی کشتی دا کوئی کسی چیز دا نہیں۔ جی بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں اعلان نہیں کیا کہ پانی اتنا آ رہا ہے، کوئی بتایا نہیں، نہ کوئی میسج آیا، نہ کوئی اعلان کیا اس نے۔ زیر آب آنے والے علاقوں کے رہائشی افراد اپنے جانوروں کے ساتھ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے آپریشن بھی تیز کر دیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 60 سے زائد افراد کو سیلابی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 جھنگ نے فلڈ کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے 13 پوائنٹس بنائے ہیں، تحصیل جھنگ، تحصیل شورکوٹ، AP سیال میں۔ تو ان سے ہماری بوٹس جو ہیں وہ موبلائز ہو رہی ہیں اور ہم نے تقریباً 55 بندے ایویکویٹ بھی کر لیے ہیں۔ تریمو ہیڈ ورکس انتظامیہ کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، تاہم دریا کے کنارے آباد رہائشی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں، آپ کو بتائیں جنگ میں تریمو کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک اور پانی کا اخراج 1,88,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی دریا کنارے آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنگ میں تریمو کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک اور پانی کا اخراج 1,88,000 کیوسک ریکارڈ، جبکہ انتظامیہ کی دریا کنارے آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر نقوی۔ جی مبشر نقوی، آگاہ کیجیے گا۔
दोनों ही बिखर गए हैं और त्रिमू हेडवर्क्स के मुकाम पर जो पानी का बहाव है इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। त्रिमू हेडवर्क्स इंतजामिया का ये कहना है कि इस वक्त त्रिमू के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 2 लाख क्यूसिक है। पानी की आमद 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और इसका इखराज जो है वो 1,88,000 रिकॉर्ड किया गया है। त्रिमू हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक अगले 12 घंटे इंतहाई अहम है। इन 12 घंटों में भी मजीद पानी में इजाफे का इम्कान है। ताहम इस हवाले से जो त्रिमू हेडवर्क्स के मुकाम पर गेट लगे हैं उन गेटों को भी खोला गया ताकि पानी का बहाव जो है बआसानी यहाँ से हो सके। ताहम झंग में जो चिनाब और जिरम में जो तूफानी आई है उसके बाद जो सैलाब आया है उसमें तकरीबन 45 से ज्यादा जहाज जो है वो ज़ेरे आब आए हैं और वहाँ पर रहने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह पानी की आमद हो रही है इसके बाद झंग इंतजामिया ने ऐसे इलाके ऐसे मवाज़ियात जो दरिया किनारे आबाद है वहाँ पर रहने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मुबशर नकवी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं अहमदपुर सयाल में दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे से गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब गढ़ महाराजा इनायत शाह, सुल्तान बाहू, मौजा महमूद शाह और दीगर मौजाजात समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त धान, कमाद, कपास, समी चारे की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि मुतासर अफराद ने नकल मकानी की कोशिश शुरू कर दी है। उनका कहना है कि ताहाल राब्ता सड़कें बहाल न होने से निकलना मुश्किल है। रेस्क्यू टीमें महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। फसल तबाह होने पर जानवर भूख से मर रहे हैं। इंतजामिया चारा या वनडे का इंतजाम करें। दूसरी जानिब इंतजामिया, महकमा लाइव स्टॉक और महकमा सेहत ने भी बाहू ब्रिज पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने रेस्क्यू टीमों के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। फैसलाबाद में यहां पर हालिया बारिशों के मुतालिक बात करें तो ज़राअत के लिए कितनी मुफीद हैं, क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और किसानों को क्या एहतियात करनी चाहिए, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। जी रहमान गुजर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिशों का सिलसिला जारी है और अगर बात की जाए यहाँ पर किसानों की तो फसलें जो खरीफ की लगाई भी जा रही हैं, काटने भी है, तो इसमें कितने असरात मुरतब हो रहे हैं। जो कपास है या इसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं चारा जात की हैं, इस पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर बात करने के लिए मौजूद हैं ज़राअत तौसीक़ के, उनसे भी जानते हैं। जी तो सब बताइएगा यहाँ पर क्या असरात मुरतब होंगे, किसानों के लिए क्या हदायत है महकमे की जानिब से। जी बिल्कुल, जो खरीफ फसलात हैं उन पे अभी तक तो बारिश का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 25 mm एवरेज रेनफॉल जो है माह अगस्त में मौसूल हुई है और जिसका अभी तक कोई ऐसा डैमेज नज़र नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की फोरकास्ट जो है वो ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादातर तो हमारी कपास की फसल जो है वो मुतासर होने का खदशा है। तो उसके लिए हमारी काश्तकारों से गुजारिश है कि वो एक तो फोरकास्ट को ज़रूर देखें जब आपवाशी करें, और दूसरा जो है वो फसल की चुनाई जो है उसको डिले कर दें ताकि गीला जो अपना बनौला और रुई है उससे जो है क्वालिटी ख़राब होती है कॉटन की, और अगर 48 घंटे कॉटन में पानी खड़ा रह जाए तो कॉटन की फसल जो है वो सूख जाती है, मुरझा जाती है। तो काश्तकार जो है कॉटन से पानी को ड्रेन आउट करें अगर बारिश ज़्यादा होती है, और फोरकास्ट देख के आपवाशी करें। जहाँ तक कमाद और चावल का तल्लक है, धान का तल्लक है, तो चूँकि धान की फसल इसको वैसे वाटर लविंग क्रॉप है, इसको तो इतना नुकसान नहीं है, इससे काश्तकार के जो आपपाशी पे आने वाली अखराजात है वो कम होंगे। लेकिन जो हमारा कमाद है चूँकि अब उसमें गन्ना बन रहा है तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से गन्ना गिर सकता है और लॉजिंग हो सकती है। तो काश्तकारों को चाहिए कि कमाद की फसल को आपपाशी ना करें। जी जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर महकमे की जानब से हिदायत दी जा रही थी कि किसान किस तरह से एहतियात कर सकता है, क्योंकि जो बारिशों का सीज़न अभी मज़ीद भी बताया जा रहा है कि बारिशें होंगी तो उसमें बचाना फसलों को ये बहुत ज़रूरी है। बचाना फसलों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रहमान गुजर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुत्तहिदा महाज असातिज़ा ने रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन को खत लिख दिया है। चेयरमैन मुत्तहिदा महाज असातिज़ा हाफिज अब्दुल नासिर ने रैशनलाइजेशन का फैसला वापस लेते हुए पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। खत में 10 निकाती एतराज़ात पर भी जो दर्ज किए गए हैं उसके ऊपर बात भी की गई है। आपको बताएं कि इस वक्त मुत्तहिदा महाज असातिज़ा ने रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, मुत्तहिदा महाज असातिज़ा पंजाब की तरफ से सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को तहरीरी तौर पर रैशनलाइजेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से 10 पॉइंट जो हैं वो उठाए गए हैं मुत्तहिदा महाज असातिज़ा की तरफ से रैशनलाइजेशन के तमाम प्रोसेस पर, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम असातिज़ा जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है दीगर स्कूल में, वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं और उन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ स्कूल में सौंप रखी थी, क्योंकि वो सीनियर तरीन असातिज़ा हैं और उनके दूसरे स्कूल में शिफ्ट होने से वहाँ पर तदरीसी निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर होगा। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया गया है कि वहाँ पर चूँकि एसएस की सीट्स खाली हैं और हाई सेक्शन के जो असातिज़ा हैं उनकी खिदमात दी जा रही हैं इंटरमीडिएट सेक्शन के तलबा और तालिबात को पढ़ाने के हवाले से, तो अगर उन स्कूल्स में असातिज़ा को दीगर स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ मैट्रिक की बुनियाद बनाकर स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो मैट्रिक की देखी जाएगी, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि वो असातिज़ा वहाँ पर इंटरमीडिएट की क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं, तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल्स का जो म्यार है उसको मुतासर करने में भी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा ये कहा गया है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कि पहले ही असातिज़ा की जो सीटें हैं वो खाली हैं, तो ऐसे में नई भर्तियां करने की बजाय अगर एक स्कूल से असातिज़ा को सरप्लस करार देकर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा तो यकीनी तौर पर जो मेरा तालीम है सरकारी स्कूल का वो मजीद मुतासर होगा। तीसरा ये भी पॉइंट जाहिर किया गया है कि अगर कंपेरिजन किया जाता है नताइज का गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का, तो प्राइवेट स्कूल ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ पर 25 से 30 बच्चों का एक सेक्शन बनाया जाता है, जबकि हुकूमत ने जो अपना क्राइटेरिया दे दिया है रैशनलाइजेशन में उसमें 60 बच्चों पर मुश्तमिल एक सेक्शन जो है वो बनाने का कहा गया है, जबकि हकीकी तौर पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर 100 के लगभग बच्चे जो हैं वो एक क्लास में बैठकर अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे में जो स्टूडेंट टीचर रेशो पर असातिज़ा की रैशनलाइजेशन की गई है वो नाइंसाफ़ी होगी उन स्कूल सरबराहान के साथ जिनका रिजल्ट मजीद मुतासर होगा। इसके अलावा तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो एजुकेटर्स मुस्तकिल हुए हैं उनकी कैटेगरीज तब्दील कर दी गई हैं, चूँकि जब वो एजुकेटर्स भर्ती होते हैं तो उसमें साइंस की अलग कैटेगरी मौजूद है, फिजिक्स मैथ की अलग कैटेगरी मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो रेगुलर होते हैं तो उनकी कैटेगरी को सिर्फ साइंस में शुमार किया जाता है, तो वहाँ पर अगर साइंस बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सीनियर तरीन प्रोफेसर, चेयरमैन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट और डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर जो है वो मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर आसिफ तनवीर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। आपको बताएं कि यहाँ पर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सीनियर तरीन प्रोफेसर, चेयरमैन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोग्राम डॉक्टर आसिफ तनवीर 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर आसिफ तनवीर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जफर डोगर। जी जफर डोगर, आगाह कीजिएगा। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो बहुत बड़ा नाम है फैसलाबाद में और पूरे पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके सीनियर 3 प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर जो डायरेक्टर एकेडमिक्स भी हैं और चेयरमैन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट भी हैं, उनको चांसलर ने 3 साल के लिए, और या अगर उनके रिटायरमेंट की एज पहले आ जाती है तो उस मुद्दत के लिए प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। डॉक्टर आसिफ तनवीर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। अभी इससे पहले ज़राई यूनिवर्सिटी में कोई प्रो वाइस चांसलर नहीं था और डॉक्टर आसिफ तनवीर जो बहुत ही एक मुमताज़ प्रोफेसर हैं और मुमताज़ साइंटिस्ट हैं, उनको 3 साल के लिए उनका नोटिफिकेशन हुआ है। ताहम उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो पहले अगर वो रिटायरमेंट की उम्र को पहले पहुँचते हैं तो उस पर वो रिटायर होंगे। डॉक्टर आसिफ तनवीर को चांसलर गवर्नर पंजाब जो होते हैं वो उन्होंने नॉमिनेट किया और उनकी तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तरीन प्रो वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुकर्रर हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीमी तारीख खोलने के लिए हुकूमत का तारीख मुकर्रर न करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वफाक और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने शाहिद रफीक समेत दीगर कासिम की जानिब से ये दरख्वास्त समाअत भी की गई। जंग समेत सूबा भर में महकमा तालीम ने स्कूल खोलने से कबल इंतजामी इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। छतों की मुरम्मत, एंटी डेंगी इकदाम और कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल करने का हुक्म। जंग समेत सूबा भर में महकमा तालीम ने स्कूल खोलने से कबल इंतजामी इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। स्कूल सरबराहान को स्कूलों की छतों की मुरम्मत, एंटी डेंगी इकदाम और कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया, जबकि NSB फंड से मुरम्मती और तामीराती काम मुकम्मल करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। महकमा तालीम ने मॉनिटरिंग टीमों को भी मौजूदा सूरत हाल में फाल किरदार अदा करने की हिदायत की है। पीर महल की आवाम की भी सुनी गई है। अब डोमिसाइल बनवाने टोबा टैक्सी नहीं आना पड़ेगा। तहसील कॉम्प्लेक्स पीर महल में डोमिसाइल ब्रांच के इफ्तिताह कर दिया गया। रुकने सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा ने इफ्तिताह किया। पीर महल तहसील कॉम्प्लेक्स में डोमिसाइल ब्रांच के इफ्तिताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर समेत दीगर भी मौजूद थे। रुकने सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा का कहना था कि डोमिसाइल दफातर तफसीलों में शिफ्ट करने का मकसद लोगों का वक्त बचाना है। अब शहर में डोमिसाइल कम से कम वक्त में साल को मिल जाया करेगा। इमरान खान का ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात मुंतकिली का ख्वाब पूरा हो रहा है। चिनोट के लारी अड्डा की हालत न बदल सकी। पब्लिक टॉयलेट्स और मुसाफिर खाना और दीगर मंसूबे एक साल बाद भी मुकम्मल न किए जा सके। नामुकम्मल मंसूबों से मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। देखिए अब्दुल कदीर करियाल की रिपोर्ट। के इकलौते लारी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स और मुसाफिर खाना समेत दीगर मंसूबे एक साल बाद भी मुकम्मल ना हो सके। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता साल लारी अड्डे के मंसूबों पर काम शुरू किया जो ताहाल नामुकम्मल है। ड्राइवर्स का कहना था कि सहूलियत ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना बड़ियां ना लैटरीना इत्थे ते हुण असीं ड्राइवर हज़रात बड़े तंग हैगे आ। बाहरों मुसाफिर आंदे ने, औरतां आंदियां ने, औरतां नूं बड़ी तंगी इत्थे हैगी आ। फिर दूसरे नंबर ते इत्थे मुसाफिर खाना बनाया गया। मुसाफिर खाने का कोई जनाब इंतजाम नहीं हैगा। बड़ी गर्मी हैगी आ। दूसरा जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो भी नहीं बिल्कुल सफाई करते है। बड़ी देर तो यदा मनसूबा तैयार किया है पर बनता कोई नहीं पिया। लारी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलियात ना मिलने पर मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना वॉशरूम करने की जगह हमें, हम कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएं। तो ये बैठने की जगह नहीं है। ये देखिए कुर्सियों का क्या हाल हुआ है, इस पे बैठने की जगह ही नहीं है हमारी। और ये मुसाफिर जो है ना आने वाले जो वो परेशानी में उठा रहे हैं। मुसाफिर और ड्राइवर्स ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पब्लिक टॉयलेट्स, मुसाफिर खाना और दीगर मंसूबे मुकम्मल किए जाएं ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। वज़ीर आला का ऐलान, फंड्स का इजरा भी हुआ मगर ताहाल कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल न हो सका। अंडरपास की तामीर FDA इंतजामिया की बर्क रफ्तारी की मुंतज़िर, काम सुस्त रवि का शिकार है। राहगीर मुस्तरिब हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कश्मीर पुल अंडरपास के लिए फंड्स के इजरा का ऐलान भी किया गया मगर कश्मीर पुल अंडरपास सुस्त रवि का शिकार है। मुतअद्दिद मरतबा ऐलानात के बावजूद कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल नहीं हो सका। बारिश के बाद पानी का रुकना और ट्रैफिक के लिए बढ़ते दबाव के पेश नज़र अंडरपास की तामीर FDA इंतजामिया की बरक़ रफ्तारी की मुंतज़िर है। शहरियों ने अपील की है कि हुकूमत जल्द तकमील यकीनी बनाए। दूसरी जानिब एथोपिया के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर सैयद शौसब की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों से मुलाकात। पाकिस्तानी नामजद सफीर ने एथोपिया में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। सदर चैम्बर ने अक्टूबर में चैम्बर के डेलीगेशन को एथोपिया भेजने का भी फैसला किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी नामजद सफ़ीर इथोपिया में जो जा रहे हैं, फैसलाबाद से ही उनका ताल्लुक है। तो आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो कारोबारी तबका है उनसे मुलाकात की गई है सैयद शौसब अब्बास की जानिब से। और इस मुलाकात में ख़ास तौर पर इथोपिया के साथ कारोबारी ताल्लुकात जो हैं उनके हवाले से बातचीत की गई है कि पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका है उनका जो एक्सपोर्ट है उस हवाले से इथोपिया से अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। सैयद शौसब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आप, कारोबारी तबके के हवाले से आज मीटिंग की है आपने, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कोशिशें होंगी आपकी और आज की मीटिंग का मकसद क्या था?
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं और ये एक बरादर मुल्क है। इसमें मुसलमान और क्रिश्चियंस दोनों साथ साथ रहते हैं और ये इसकी इकॉनमी गुज़िश्ता 10 साल से 10% के रेट से बढ़ रही है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए उसकी इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो बड़ी मुस्तहकम है और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं इनके लिए वहाँ पर वाफर अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जितने भी डेलीगेशंस उस मुल्क में जाएंगे तो वो उनको वहाँ पे एक बड़ा वार्म रिसेप्शन मिलेगी और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ कारोबारी जो ताल्लुकात हैं हमारे और उनके दरमियान पैदा हो सकेंगे। बिल्कुल ये बात आपने सुनी। जो इथोपिया की इकनॉमिकली अगर उसको देखा जाए तो उसकी जो इकनॉमिक के लिहाज से अच्छा मुल्क है और पाकिस्तान के जो कारोबारी तबका है, कारोबारी लोग हैं, उनको अच्छा फ़ायदा हासिल हो सकता है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी राना साहब बताइएगा क्या कहेंगे आप। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा जो डेलीगेशन है वो ज़रूर उस मुल्क का विज़िट करेगा, कारोबार के लिहाज से जो ताल्लुकात हैं उनसे वो बढ़ाए जाएंगे, क्या कहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शौज़ब अब्बास जो डेजिग्नेटेड टू इथोपिया हुए हैं हमारे एम्बेसडर, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाने में कारआमद साबित होंगे। असल जो टारगेट है इनका वो इंपोर्ट उनकी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने की है और इसीलिए ये मुख्तलिफ चैम्बर्स में जा रहे हैं और आज इनका ये विज़िट था। और यहाँ से टेक्सटाइल के साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और दूसरे हैं, यानी आप देखेंगे कि मल्टीपल इनके ज़हन में चीज़ें चल रही हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें ये ममदो मावन साबित होंगे। इसके अलावा फैसलाबाद चैम्बर से पहला डेलीगेशन इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर 2020 में इनके पास जाएगा। तो जी बिल्कुल, पहला डेलीगेशन जो है वो इथोपिया में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाएगा अक्टूबर के माह में और सदर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सफ़ीर उधर जाएंगे तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया जाए। बहुत शुक्रिया फजील, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से यौम आशूर के इख्तिताम के बाद भी न्याज तकसीम करने का सिलसिला जारी है। न्याज तकसीम करने के अमल में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसमें शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में यौम आशूर के अख्तिताम के बाद भी शहर भर में जो है वो ताज़ियती मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। उसी हवाले से ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की जानिब से भी न्याज का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के अफराद जो हैं वो शरीक हुए हैं। इस हवाले से मैं ख्वाजा सरा मौजूद भी इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, 11 मुहर्रम है, इस हवाले से ताज़ियती न्याज का इनकाद किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले? क्योंकि 11 मुहर्रम है और मौला हुसैन के गम में हम भी शरीक होते हैं और हम न्याज भी देते हैं और सबील भी लगाते हैं अली अकबर की ब्यास की, अली अकबर की, अली असगर की शहादत की। और हम सब ख्वाजा सरा हर साल न्याज भी देते हैं और मौला हुसैन के गम में शरीक होते हैं, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं और हमारा भी दीन इस्लाम है। तो अगर दीन हमारा है तो मौला हुसैन अगर ना होते तो दीन। शुक्रिया अवैस खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 8 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम की तकसीम मुकम्मल कर दी गई है। रजिस्टर्ड अफराद को रकम की तरसील तक तकसीम जारी रहेगी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अमदादी रकूम दी जा रही हैं। अब तक 7,25,133 मुस्तहकीन 8 अरब 71 करोड़ रुपए की माली इमदाद हासिल कर चुके हैं। इंतजामिया के तर्जुमान ने बताया, फैसलाबाद में 3,92,734, चिन्योट में 88,317, झंग में 1,48,869 और टोबा टेक्सिंग में 95,213 अफराद माली इमदाद हासिल कर चुके हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है और गुज़श्ता तकरीबन 5 माह में 8 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं 7 लाख से ज़ायद बेनिफिशरीज़ में।
ترجمان کا کہنا ہے 4 کیٹیگریز میں 81,778 مزید درخواست گزار رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جنہیں تیز رفتاری سے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔